सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 1 दिसंबर के जन सत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं कौन सी खबरें हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण, खासकर आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। प्रथम पृष्ठ पे ऐसा कुछ खास तो नहीं है, हालांकि जो वर्तमान में खालिस्तानी और भारत के बीच में खालिस्तानी समर्थक और भारतीय शासन के बीच में मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर ही यूएस में कुछ ना कुछ लगा रह रहा है। अब हाल ही में देखिए एक व्यक्ति के ऊपर यूएस में उसको अरेस्ट कर लिया गया और साजिशन तहत ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं ये खालिस्तान लीडर हैं उनको मारने में रहा है। तो विदेश मंत्रालय भी देख रहा है उन चीज़ों को और डिनाई भी कर रहा है कि ये सब फर्जी आरोप हैं और सिर्फ कहीं ना कहीं से न्यूज़ में रहने का प्रयास करा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे अपने आर्टिकल्स पे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। ये और आर्टिकल साजिश पर समिति, ये आर्टिकल भी खालिस्तान को लेकर ही है, जो कि हमारे लिए वर्तमान में किसी काम का नहीं दिख रहा है परीक्षा को लेकर हुए। ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है, प्रदूषण का ठीकरा किसान के सर। हम जैसे जानते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि दिल्ली साइड में, दिल्ली एनसीआर या फिर नॉर्थ इंडिया कहते हैं मोटा मोटी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। और ये पॉल्यूशन हो रहा है तो खबर जो आ रही है वो आ रही है पराली की। तो एक माहौल सा बना दिया है कि भैया पराली है तो पॉल्यूशन है, पराली ही है जो इस समय महानगरों में, दिल्ली में, एनसीआर में पॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, बराबर से। अब सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, आपका खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया तो ये कहा कि चलो ये तो बराबर सही बात है कि पराली चल रही है तो उससे वह हवा की गुणवत्ता में असर पड़ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी तो हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि व्हीकल्स भी तो हैं, गाड़ियाँ भी तो हैं, बसें इत्यादि, जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। हम पूरे साल में जब किसान एक बार पराली जला रहा है, आप एकदम से उसको सब टारगेट कर रहे हो कि भैया पराली मत जलाओ पोल्यूशन नहीं होगा। और जो पूरे साल हम महानगरों में रहते हुए इंडस्ट्रीज़ से प्रोडक्शन बराबर कर रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी, बसें चल रही हैं, कमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, हम वहाँ पे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो तो भैया अर्थव्यवस्था है, वो तो मेन कमा के दे रही है ना। किसान को तो टारगेट कर लो, आसान चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो कि अच्छे से लागू करा गया है, जो कि तारीफ भी करी है, ऐसे ही हमको ज़रूरत है कि हम शहरों में रिस्पांस एक्शन प्लान के माध्यम से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ऑटोमोबाइल एक्टिविटीज़ को कम कर सकें और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लाया जा सके हमारे लाइफस्टाइल में, जिसमें हम कार्बन एमिशन तो कम रखे ही रखें, साथ ही साथ हम किसी भी प्रकार का अनवांटेड पोल्यूशन ना बढ़ाएं। ना कि एकदम से पराली को लेके हम टारगेट करें, जो कि सच भी है, पराली से होता है, मगर हम सॉल्यूशन से क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यह बड़े विडंबना है कि वायु प्रदूषण के मामले में किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है, पर सच जानने के लिए हमारे सामने किसान नहीं हैं। हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पंजाब सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार मशीनों के लिए आर्थिक मदद देती है, लेकिन वह पूरी तरह मुफ्त देने का काम नहीं कर सकती।
सरकार का पक्ष रखते हुए जब वकील ने कहा कि किसान थोड़े से लाभ के लिए पर्यावरण की चिंता नहीं कर रहे हैं, तब पीठ ने कहा कि पराली जलाने के लिए सिर्फ माचिस की एक तीली की ज़रूरत होती है, जबकि उसको उचित निस्तारण के लिए मशीन, डीजल और मजदूर लगते हैं। क्या ये सुविधाएं किसानों को निःशुल्क दी जा सकती हैं? देखिए ना, हम क्या वो सुविधाएं दे रहे हैं? पराली जलाने की घटनाओं और उसकी दुष्प्रभावों पर लंबे समय से वाद विवाद और नसीहतों का दौर चल रहा है। नेता जनता की किस्मत बदलने का दावा करते रहे और लेकिन हालात कमोबस जस के तस बने रहते हैं। अदालत ने स्वच्छ वायुमंडल के लिए दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं का लक्ष्य भी इसी लाचार वर्ग को भेदने का काम करता है। ऐसे में उन कारों को बख्श दिया जाता है जो प्रदूषण बढ़ाने में महती भूमिका निभाती हैं। कितना अच्छा पॉइंट है। हम उद्योगों को भूल जा रहे हैं, हम गाड़ियों को भूल जा रहे हैं, हम बस आरोप यहाँ से वहाँ डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहला अवसर है जब अदालत ने किसानों को प्रोत्साहित कर पराली दहन समस्या की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अदालत ने कहा है कि पंजाब को हरियाणा से सीख लेना चाहिए, जिसने किसानों को आर्थिक मदद देकर एक सीमा तक पराली जलाने की समस्या से निजात पाई है। हरियाणा ने जो हरियाणा का मॉडल था, वो पंजाब को फॉलो करने की नसीहत दी है कोर्ट ने कि भैया बनना है तो हरियाणा की जैसे बनो। ठीक है। उद्योग और वाहन द्वारा उगले जाने वाला धुआं भी वायुमंडल को दूषित करता है। हम जानते हैं साथियों कैसे वो ओजोन होल बना रहे हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिम्मेवार गैसें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स 1% हैं। ठीक है। आप देखिए, अगर आप ओवरऑल पॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो जो आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं HFCs, ये 1% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। HFC, ठीक है, और HCFC ये आपका 2% कर रहे हैं। फिर आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड 6% कर रहा है। आपका CFC 8% करता है। और आपका मीथेन, जो कि अपने आप में बहुत अलग ही प्रकार में कंट्रीब्यूशन रखता है, वो है 19%। मीथेन भाई साहब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका 64%। ये है कंट्रीब्यूशन करने का। ये बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको, अगर आपने उत्तर लेखन में ये मेंशन कर दोगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ये है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉल्यूशन, जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है। अगर हम स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 20 रपट की बात करें तो वायु प्रदूषण से भारत में प्रतिदिन 539 बच्चों की मौत होती है। जहरीली वायु के चलते हमारे यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा नवजात शिशुओं की मौत 27 दिन के भीतर हो जाती है। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको जाना ज़रूरी है, हम अध्ययन करें घर पे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। दूसरी बात, अभी UAE में COP28 हो रहा है, हम उसको फॉलो अप लेंगे कि COP28 में क्या हो रहा है, क्या बात कह रहे हैं। तीसरी बात, हमको जानना ज़रूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पोल्यूशन को लेके कि कौन सी गैसेस होती हैं, कैसे होता है। ठीक है। और हम जो विभिन्न इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के, इन्हें भी अध्ययन करेंगे। सफ़र इनिशिएटिव है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी साथ साथ अध्ययन करेंगे इस आर्टिकल के, तो आपका जो रिसर्च है
वो कहीं न कहीं वर्तमान में पूरी मानी जाएगी, लुकिंग इनटू द करंट इवेंट्स। चलिए, नफ़रत के खिलाफ ये आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में कहा था, ये नफ़रती बयानों को लेकर, नहीं चाहिए देश में ऐसे बयान। नफ़रती बयानों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। चारों राज्यों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्होंने अपने यहाँ इस संबंध में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है या नहीं। दरअसल इस साल अगस्त में नफ़रती बयानों पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी कि इस तरह के बयान देने वाले चाहें जो चाहो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, हेट स्पीच एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, क्योंकि हेट स्पीच के माध्यम से बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो इलेक्शंस को जीतने का प्रयास करते हैं, वो मास पोलराइजेशन करने का प्रयास करते हैं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। और होता क्या है कि उस हेट स्पीच से आप एक सामाजिक अशांति फैलाते हैं, सोसाइटी में आप इम्बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, जो कि अल्टीमेटली बहुत ही गलत चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ये बात जानता है कि समाज के लिए ये सब हरकतें होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि चंद सी इलेक्शन के लिए या फिर अपने हितों को पूरा करने के लिए आप समाज को बर्बाद नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय कई बार केंद्र और राज्यों सरकारों की नफरती भाषण पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्देश दे चुका था, है ना। समाज में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बना है और कई जगहों पर उससे गंभीर नतीजे भी सामने आए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की, गुजरात की, केरल की, नागालैंड की, और आपके कभी कभी यूपी में भी ऐसा हो जाता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि किसी प्रकार से ये देश में नहीं चलेगा, है ना। राज्य सरकारों के साथ साथ इस मामले में राजनीतिक दलों से भी मर्यादा, संयम, अनुशासन और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गंभीरता की अपेक्षा की जाती है। आगे आते हैं, आगे की खेल जगत की खबरें आएंगी। यहाँ पे हेनरी किसिंगर साहब का नाम आ रहा है। ये देखिए, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं यूएसए में, ठीक है। इनका शुभ नाम है हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर ये बहुत चर्चा में रही है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर का बुधवार को निधन हो गया। यहाँ 100 वर्ष के थे वह। किसिंगर की परामर्श कंपनी किसिंगर एसोसिएट्स ने ये जानकारी दी। वो 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। यह एक ऐसा पद था जिससे उनकी अमेरिकी विदेश नीति पर गहरी पकड़ बनी। उन्होंने वियतनाम युद्ध को ख़त्म कराने तथा चीन अमेरिका के बीच संबंध सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1973 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1970 में दशक में भारतीय नेतृत्व के प्रति उनकी उपेक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन वह पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका और भारत के मजबूत संबंधों का वकालत कर रहे थे। थोड़ा सा इंदिरा गांधी के टाइम में इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, बट वर्तमान में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इनकी पॉलिसीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं हेनरी किसिंगर, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। ये कितने सीनियर लेवल के डिप्लोमेट जो है इंडियन लीडर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये मजाक की बात नहीं है, एक जो अभी हाल ही में वाशिंगटन गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो हेनरी किसिंगर की सेहत, जो कि उम्र इनकी हो भी गई है और इनका निधन भी हो चुका है, तबीयत खराब होने के बाद भी ये पूरा सफ़र तय करा वाशिंगटन जाने का। वहाँ पे उन्होंने अटेंड करा जो स्पीच हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी थी, सुना,
कि क्या कहा उन्होंने वहाँ पे। बाकी जो अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खबर हम जाने तो यूएई में COP28 समिट हो रहा है, उसको लेके भी बहुत जल्दी अपडेट्स आने वाली हैं, हम उसे कवर करेंगे। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।